शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम द हिंदू के साथ में। पीआईबी की तो कोई महत्वपूर्ण न्यूज़ आज आई नहीं है, इसलिए हम पीआईबी को अभी फ़िलहाल नहीं देख रहे हैं। तो जो पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो देख रहे हैं ब्रिटेन से। बताया जा रहा है अभी हाल ही में लिज ट्रस ने इस्तीफ़ा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट जो पीएम बने हैं वो हैं ऋषि सुनक। ये ब्रिटेन के पहले फर्स्ट नॉन व्हाइट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। नॉन व्हाइट मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म ब्रिटेन से बाहर हुआ है। 42 साल इनकी उम्र है और ये पहले चांसलर हुआ करते थे वित्त विभाग के, एक्सचेकर मतलब कोष विभाग, इंडियन डिसेंट। उन्होंने प्रतिज्ञा करी है कि हम फिक्स कर देंगे उन मिस्टेक को जो कि कमिट की गई थी फॉर्मर पीएम लिज ट्रस के द्वारा। मतलब कि इसके पहले पीएम जो लिज ट्रस थी, कुछ गलतियां करने के चलते-चलते उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा या फिर वो सत्ता को सँभाल नहीं पाईं, तो वो गलतियों का हम सुधारेंगे, ऐसा कहना है ऋषि सुनक का। इसके अलावा कुछ बातें हैं जैसे कि ये जो मिस्टर सुनक हैं, इन्होंने शादी करी थी इंडियन सिटिज़न आकाष्ठा मूर्ति के साथ में हु इज़ द डॉटर ऑफ इन्फोसिस फाउंडर एन नारायण मूर्ति। अब सोचिए कितनी बड़ी हस्ती की बेटी के साथ में इन्होंने शादी किया था। एंड दे हैव 2 डॉटर और इसके बाद इनकी 2 लड़कियां और हैं। ही वाज चूजन बाय हिज फेलो कंजर्वेटिव एमपीज टू लीड द पार्टी एंड कंट्री। कंजर्वेटिव एमपी ने इनको चुना है कि वो पार्टी को लीड करें, देश को लीड करें। फॉलोइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस अनाउंसमेंट लास्ट थर्सडे दैट शी वाज रिजाइनिंग। थर्सडे के दिन लिज ट्रस के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि वो रिजाइन कर रही हैं। हैविंग लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ हर फेलो एमपीज आफ्टर ए फेल्ड मिनी बजट दैट डीपली रेटल्ड मार्केट्स। मिनी बजट प्रस्तुत करने के चक्कर में क्या है, पूरा मार्केट परेशान हो गया था। इसी के चलते चलते इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित, जिसको शॉर्टकट में हम सीसीआई कहते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हिंदी में इसको बोला जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसको एक कानून के माध्यम से, विधेयक के माध्यम से हमारे संविधान में लाया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर कंज्यूमर वेलफेयर। हम लोगों के वेलफेयर में ये काम करती है, मतलब हम लोग ग्राहक होते हैं, तो ग्राहकों की भलाई के लिए ये संस्था बनाई गई है कि मार्केट में कंपटीशन बना रहे, कोई भी एक कंपनी उभर कर सामने ना आए, क्योंकि एक कंपनी यदि आती है और वो पूरे मार्केट को ख़त्म कर देती है। जैसे कि आजकल गूगल में देखा जा रहा है, आप मोबाइल ख़रीदते हैं तो मोबाइल ख़रीदते से ही आपके मोबाइल फ़ोन में गूगल आ जाएगा, गूगल प्ले स्टोर आ जाएगा, गूगल का यूट्यूब आ जाएगा, सारी चीज़ें, सर्च इंजन गूगल आ जाएगा। अब बाकी की जो कंपनियां हैं वो क्या है, पीछे रह जाती हैं, उनकी कमाई नहीं हो पाती। इसके बाद फिर गूगल अपने ग्राहकों से मनमानी वसूली कर सकता है। इसलिए सीसीआई बनाया गया है कि किसी भी प्रकार से मार्केट में कंपटीशन को हमको बढ़ावा देना है, कंपटीशन हमको ख़त्म नहीं करना है। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है कि हमने जो एक्ट बनाए थे 2002 में, कंपटीशन एक्ट बनाए थे, उसको ये लागू करें। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था मार्च 2009 में। द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, MRTP जिसको कहते हैं, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, इसको रिपील कर दिया गया था और रिप्लेस कर दिए थे हमने, बदल दिए थे कंपटीशन एक्ट 2009 में। पहले 1969 का एक कानून चलता था, फिर 2002 में एक कंपटीशन एक्ट आया। किसके रिकमेंडेशन पर? राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन पर। अब हम बात कर रहे हैं कंपटीशन एक्ट की। तो जो कंपटीशन एक्ट 2002 है, एज अमेंडेड बाय कंपटीशन एक्ट 2007, बाद में 2007 में भी इसमें कुछ संशोधन किया गया। फॉलोज द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न कंपटीशन लॉ, ताकि आज के ज़माने के हिसाब से इसमें हम कुछ मॉडर्न लॉ ला सकें। इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ मना किया गया है? पहले नंबर की बात है, इसमें एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए। दूसरा,
जो डोमिनेंट पोजीशन है इंटरप्राइजेस के द्वारा उसका मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन कॉम्बिनेशन, इसमें एक्विजिशन, एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल एंड M&A, इतनी चीजें इसमें शामिल करी गई थी। तो कुछ कुछ प्रोविज़न किए गए थे अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ में कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, दो चीज़ों की स्थापना करी गई थी। इसके अलावा प्रोविज़न जो किए गए थे कंपटीशन एक्ट के, ये रिलेट करते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एंड एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन वर नोटिफाइड ऑन 20 मई 2009 को। यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें इस एक्ट की, ठीक है, इसको अचीव किया जाएगा किसके माध्यम से? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 14 अक्टूबर 2003। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आज के टाइम में पूरी तरह से फंक्शनल है और इसके पास में एक चेयरपर्सन है और 6 मेंबर इसमें हुआ करते हैं। तो जो चेयरपर्सन होता है एंड एवरी अदर मेंबर शैल बी ए पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग एंड हु, क्या क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए यहाँ पर बताया जाता है। हु हैज़ बीन और इज क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट, कम से भी कम इतना उसका ओहदा होना चाहिए कि वो हाई कोर्ट के बराबर हो, जज वो बन सके हाई कोर्ट का, या फिर उसको स्पेशल नॉलेज है एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रखता है ऑफ नॉट लेस देन 15 ईयर्स, कितने साल का? 15 साल का अनुभव उसके पास होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, अर्थव्यवस्था का, व्यापार का, कॉमर्स का, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेबिलिटी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन और एनी अदर मैटर विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में बी यूजफुल टू द कमीशन। ऐसा कोई भी विषय जो लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस सब्जेक्ट में व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों का अनुभव उस व्यक्ति को होना चाहिए, तब जा कर के चेयरपर्सन या फिर मेंबर उसको बनाया जा सकता है। द कमीशन मस्ट एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हर्टिंग कंपटीशन, कमीशन का काम है यदि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा धंधा, कोई भी ऐसी कंपनी जो कंपटीशन को ख़त्म कर रही है और अपने आप को उभारते जा रही कि मार्केट में मैं अकेली बहुत बड़ी कंपनी बन जाऊं। प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट ऑफ इंडिया। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं कि सीसीआई को आखिर करना क्या है, कौन कौन से क्षेत्र में उसको काम करना है। इसके साथ साथ में कमीशन से ये भी उम्मीद लगाया जाता है कि वो कुछ ओपिनियन दे किसके ऊपर? कंपटीशन से संबंधित जो भी इशू चल रहे हैं, ऑन ए रेफरेंस फ्रॉम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिशमेंट अंडर एनी लॉ, अंडरटेक कंपटीशन एडवोकेसी, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन कंपटीशन इशूज। कौन कौन से काम उसको करना है? जैसे कि कंपटीशन से संबंधित वकालत वो करे, ठीक है, बढ़ावा दे किसी चीज़ को, क्रिएट करे पब्लिक अवेयरनेस, जनता में ये अवेयरनेस फैलाए, आपके अधिकारों को वो आपको समझाए। इसके साथ साथ में कंपटीशन से संबंधित जो इशू हैं उनमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड वो कर सकती हैं, ऐसा उससे उम्मीद किया जाता है। इसके साथ साथ में जो कमीशन है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी मानी जाती है। क्वासी जुडिशियल बॉडी है मतलब कि पूरी तरह से ये न्यायालय नहीं है, न्यायालय से कम पावर इसके पास है। दैट गिव्स ओपिनियन टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड आल्सो डील विद अदर केस। तो ये क्या काम करती हैं? कुछ और जो संस्थाएं बनाई गई हैं उनको ओपिनियन प्रोवाइड करती है और डील करती है कुछ अदर केसेस के साथ में। इसके बाद हम बात करते हैं NCLAT, अपीलेट अथॉरिटी जिसको कहा जाता है। तो जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट NCLAT को है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, शैल बी द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर दिस कंपटीशन एक्ट 2002। तो हमने जो कानून बनाए हैं, यदि कोई कंपनी केस हार जाती है तो वो अपने केस को कहाँ लेकर जाएगी? NCLAT में लेकर के जाएगी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में लेकर के
जाती है। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को, तो न्यूज़ में बताया जाता है कि सीसीआई जो संस्था है, जो बॉडी है, उसने फिर से इम्पोज़ कर दिया है 936 करोड़ रुपया का फ़ाइन। किसके ऊपर? गूगल के ऊपर, क्योंकि गूगल अपनी जो डोमिनेंस जिस हिसाब से स्थापित करते जा रहा है मोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो बाकी जो सारी जो कंपनियां हैं ना एकदम पिछड़ गई हैं, लोग उनके नाम तक नहीं जानते। ये कैसे हुआ है? ये हुआ है कंपटीशन को ख़त्म करके। जैसे कि आप जियो की यदि बात करोगे, तो जियो ने शुरू-शुरू में क्या किया था? फ्री में सिम बाँटा, फ्री में डाटा बाँटा, और आज के टाइम में ऐसा हो गया है सबसे ऊपर चली गई है। और ऊपर जाने के बाद फिर से अब कमाई करने के लिए उसने क्या कर दिया है? महीना के महीना आपका खर्चा बाँध दिया है कि महीना में आप 300 रुपया का रिचार्ज कराओ। पहले तो आपकी आदत डालेगी और उसके बाद फिर आपसे पैसा वसूलना चालू कर देती है। इसके बाद वाली हम देखने वाले हैं न्यूज़, भारत की रोडों की क्या दुर्दशा है, उसको लेकर के ये न्यूज़ आई है। ठीक है, भले ही केंद्र सरकार कितने भी बड़ी से बड़ी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चला ले, लेकिन आजकल रियल जो सच्चाई है वो पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ खुद यदि मैं गांव की बात करूँ, तो जैसे कि ये जो सड़क है और ये बस वाली सड़क, मेन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ये कनेक्ट करने वाली सड़क है। इस सड़क से 4 किलोमीटर में हमारा गांव पड़ता है, ये गांव हो गया। यहाँ से मुझे इस गांव में जाना है तो कच्ची सड़क है, इधर से इस गांव में जाना है तो कच्ची सड़क है। हाँ, मुझे यहाँ से इधर यदि जाना है तो यहाँ पर भले ही परास पानी जो गांव पड़ता है वहाँ तक डामर रोड बन गई है, लेकिन ये जो दो गांव है ना आज भी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो कहाँ गई वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और कहाँ चले गए वो अधिकारी, और क्यों आकर के वो काम नहीं करते? यहाँ सरकार, न सांसद, न विधायक, न कोई कुछ काम नहीं करता है। तो ये सच्चाई है। सरकार भले ही अपनी कितनी भी ज़्यादा प्रशंसा कर ले, लेकिन आज भी देखेंगे रियल में ना, तो ये जो पिक्चर है ऐसा ही दिखाई देती है। बताया जा रहा है कि रोड की किसी भी प्रकार से लोगों को पहुंच नहीं है, रोड गांव तक पहुंच ही नहीं पाई है। इट इज़ टच एंड गो फॉर द सिक इन एपी ट्राइबल रीजन। आंध्र प्रदेश का ये क्षेत्र है, ट्राइबल रीजन है। अब न्यूज़ तो इसमें छप गई है, देखते हैं कि सड़क बन पाती है या नहीं बन पाती है। कोरा राधा 23 इनकी एज है। गड गडुथुरु पंचायत पड़ता है कहाँ पर? नया जो एक डिस्ट्रिक्ट बना है अल्लूरी सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश में। डेवलप्ड लेबर पेन्स अराउंड 4 AM ऑन अक्टूबर 13। ठीक है, बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे से किस प्रकार से लोग परेशान होना चालू कर दिए। सबसे पास में एक सार्वजनिक हॉस्पिटल बनाया गया, सरकारी अस्पताल बनाया है, पब्लिक हेल्थ सेंटर जिसको PHC कहते हैं। वो कहाँ पर है? वासु मामिडी में है, लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यहाँ तक किसी भी प्रकार की रोड नहीं बनाई गई है टू द इंस्टीट्यूशन। राधास फैमिली मेंबर असेंबल्ड ए डोली, उन्होंने क्या काम किया? एक डोली तैयार किया। मेक शिफ्ट पैलैंक्विन, पैलैंक्विन मतलब पालकी, शिफ्टेड हर इनटू इट, और उसको कहाँ? इस डोली में शिफ्ट किया है, और स्टार्ट कर दिया था द एर्डुअस ट्रैक। एर्डुअस मतलब कठिन, ट्रैक मतलब उनकी यात्रा कितने किलोमीटर की? 20 किलोमीटर की, सुबेरे 8 बजे। When they were halfway through, राधा डिलीवर्ड ए बेबी बॉय। आधे रास्ते में ही आप सोच लीजिए उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दे दिया, डिलीवरी हो गई इन द डोली। एंड हर कंडीशन स्टार्टेड टू डिटोरियोट, और उसके बाद आप देखोगे उसकी कंडीशन कितनी ख़राब हो जाती है। इसके बाद फाइनली वो पहुंचते हैं सेंटर। टाइम हो रहा है 1 PM। द डॉक्टर कंप्लीटेड द प्रोसीजर एंड सेव्ड बोथ मदर एंड बेबी। और इस टाइम में डॉक्टर ने क्या काम करा? महिला को भी सेव कर दिया और बच्चे को भी सेव कर दिया। एक बात यहाँ पर और बताई जाती है प्रॉब्लम के तौर पर कि जो ऑलमोस्ट जो जितने भी मंडल यहाँ पर हैं वो फेस करते हैं माओइस्ट का खतरों को। द माओइस्ट आर वीमेंटली वेहेमेंटली, मतलब कि जोरदार अपोज करते हैं, विरोध करते हैं कि किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट इस एरिया में नहीं होना चाहिए। एंड डिड नॉट अलाउ द अथॉरिटीज टू बिल्ड रोड, और अथॉरिटी को रोड नहीं बनाने देते। अनदर हर्डल इज द टसल बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। दूसरी जो समस्या है
जिला प्रशासन और फॉरेस्ट प्रशासन के बीच में हमेशा तनातनी चलती, इसी के कारण से यहाँ पर रोड बनी है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, भारत और चाइना के संबंध को ये बताती है कि अभी दोनों के संबंध किस प्रकार से क्या क्या चीज़ फेस कर रहे हैं और कब तक ये ठीक हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच में कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ बातों को लेकर के विवाद भी चलते रहता है, लेकिन इसके बीच में दोनों देश सहयोग के साथ में भी काम करते रहते हैं। भारत और चीन दोनों ही देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। ब्रिक्स द्वारा औपचारिक रूप से कर्ज देने वाली संस्था न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करी है। दोनों ही देश ब्रिक्स के सदस्य हैं और ब्रिक्स ने एक संस्था बनाई है, एक बॉडी बनाई है जो कि कर्जा देती है। भारत एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का एक संस्थापक सदस्य, उस टाइम में जब इसकी स्थापना हो रही थी उस टाइम में भारत मौजूद था। चीन भी इस बैंक का एक समर्थक देश है। भारत और चाइना दोनों ही देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ के अंतर्गत एक दूसरे के साथ कई क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। चीन ने संघाई सहयोग संगठन में भारत की पूरी सदस्यता का स्वागत किया था। दोनों ही देश वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ और आईएमएफ जैसी संस्थाओं में सुधार और उसमें डेमोक्रेटिक प्रणाली के समर्थक हैं। यूएन के मामले और उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा है, विकासशील देशों की भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ फील की गई है कि ऐसा नहीं कि उसमें विकसित देश ही शामिल हों, इसके अलावा हर महाद्वीप के लोग भी उसमें शामिल होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ की जो बातचीत होती है उसके दौरान भारत और चीन ने कई मामलों पर एक जैसा रुख अपनाया था, जिसमें डब्ल्यूटीओ की दोहा वार्ता भी शामिल है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दोहा की बातचीत का उल्लेख किया गया है। भारत और चाइना दोनों ही G20 समूह के सदस्य हैं। पर्यावरण को लेकर अमेरिका और उसके मित्र देश द्वारा भारत और चीन दोनों की आलोचना करी जाती है। इसके बाद भी दोनों ही देशों ने पर्यावरण शिखर सम्मेलनों में अपनी नीति को बेहतर समन्वयन कोऑर्डिनेशन करने का काम किया है। अब हम बात कर लेते हैं विवाद की। तो पहले नंबर का जो सबसे ज़्यादा मेन विवाद है वो सीमा को लेकर के है। भारत और चाइना के बीच 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है। चीन के साथ इस सीमा विवाद में भारत और भूटान दो ऐसे देश हैं जो उलझे हुए हैं। भूटान में डोकलाम क्षेत्र को लेकर विवाद है, तो भारत में लद्दाख से सटे अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश तक विवाद बना हुआ है। दलाई लामा और तिब्बत, चीन इस बात से भी नाराज है कि भारत तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को शरण दिया है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स भारत को घेरने के लिहाज से चीन द्वारा अपनाई गई एक नीति है। इसमें चीन द्वारा भारत के समुद्री पहुंच के आसपास के बंदरगाहों और नौसेना ठिकानों का निर्माण किया जाना, मतलब कि भारत के जो समुद्री पहुंच है उसके आसपास बंदरगाह, नौसेना के ठिकानों का निर्माण वो करते जा रहा। नदी जल विवाद है। ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भी दोनों देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के जो ऊपरी हिस्सा है उसमें कई सारे बांध वो बना दिया है। हालांकि जल बंटवारे को लेकर भारत और चीन के बीच में कोई औपचारिक संधि अभी तक नहीं हुई है। इसके साथ साथ में भारत को एनएसजी का सदस्य बनने से भी रोका गया है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनने में भी भारत को पानी फेर दिया गया है। नई दिल्ली ने जून 2016 में इस मामले का जोरदार तरीके से उठाया था। तत्कालीन विदेश सचिव रहे एस जयशंकर ने एनएसजी के प्रमुख सदस्य देशों के समर्थन के लिए उस समय सियोल की यात्रा भी करी थी। इसके अलावा आतंकवाद, जब भी कोई आतंकवादी को इंटरनेशनल लिस्ट में डालना रहता है, चाइना उसमें अड़ंगा लगा देता है, वीटो लगा देता है। व्यापार असंतुलन देखो, चाइना आज की कंडीशन में हमसे खरीदता कम है और हमको बेचता ज़्यादा है। जैसे कि 2017 में यदि आप देखोगे, व्यापार घाटा 57 अरब डॉलर था पिछले साल चीन के साथ। 2017 में 61.72 अरब डॉलर का था। इसके अलावा BRI जो परियोजना है ये भी एक चिंता का विषय है भारत के लिए। न्यूज़ को हम देख लेते हैं। तो न्यूज़ में बताया जा रहा है इंडिया और चाइना को एक कॉमन ग्राउंड बनाना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए, ऐसा कहना है चीन के राजदूत का। एज नेबर इट इज़ नेचुरल फॉर चाइना एंड इंडिया। अब चूँकि हम दोनों पड़ोसी देश हैं, इसलिए ये एकदम नेचुरल सी बात है कि इंडिया और चाइना के कुछ डिफरेंस हो सकते हैं।
दोनों में कुछ विवाद हो सकता है, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए कॉमन ग्राउंड के ऊपर फॉर डेवलपमेंट वाइल रिजॉल्विंग पेंडिंग इशूज थ्रू डायलॉग। आउटगोइंग चाइनीज एम्बेसडर टू द इंडियन सन वेइडोंग का कहना है। तो ये जो राजदूत बने हैं, इनका कहना है कि देखो, दोनों देशों के बीच में तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पड़ोसी देश हैं, लेकिन हमें जो सॉल्यूशन निकालना है, एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना की हमको ज़रूरत है। जो भी हमारे पेंडिंग इशू हैं उनको हम डायलॉग के माध्यम से निपटा सकते हैं। तो उनके जो कमेंट हैं ऐसे टाइम में आए हैं एट द एंड ऑफ हिज टेन्योर, उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है। ऑफ ए लिटिल ओवर 3 years that saw the ties between the countries coming under severe strain following the गलवान वैली क्लैशेस इन 2020। लेकिन देखा जाए तो 2020 के बाद से ही दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहे थे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं साइक्लोन से संबंधित। तो सबसे पहले हम साइक्लोन की बेसिक जानकारी देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। साइक्लोन मौसम से जुड़ी सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक है और ये अपनी ताकत समुद्र में धीरे धीरे बढ़ाता है। साइक्लोन तब बनते हैं जब समुद्र का तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गर्म समुद्री हवा ऊपर उठती है और वहां मौजूद ठंडी हवा से मिलने पर बादलों में बदल जाती है। साइक्लोन की आई यानी कम दबाव वाले केंद्र के आसपास मौजूद गर्म और ठंडी हवा के तापमान में फर्क की वजह से बादल आई वॉल की तरफ घूमने लगते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन वो होता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है और समुद्र के ऊपर बनता है। और इन साइक्लोन्स को अपनी सारी ताकत भी समुद्र की गर्मी से मिलती है। तो समुद्र के पानी की गर्मी जितनी बढ़ेगी, ये तूफान भी उतना ज्यादा ताकतवर होगा। और जब ये जमीन के करीब आते हैं तो अपनी हवाओं और तेज बारिश की वजह से बहुत बर्बादी करते हैं, जिससे भारी नुकसान होता है। साइक्लोन सिर्फ हिंद महासागर में ही नहीं आते हैं, इन्हें नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स, वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफून्स और ऑस्ट्रेलिया के नजदीकी समुद्र में विली विलीज कहते हैं। मई की शुरुआत में लक्षद्वीप आइलैंड्स का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और समुद्र धीरे धीरे गर्माता जा रहा था। साइक्लोन के लिए ये हालात एकदम सही थे। समुद्र में हवाओं की रफ्तार 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। अब तो इस डिप्रेशन को एक नाम भी मिल गया था, साइक्लोन ताउते। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम साइक्लोन के बारे में एकदम बेसिक से बेसिक जानकारी और बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ चुके हैं कि साइक्लोन आखिर बनता कैसे, कौन कौन से रीजन हैं, कितना डिग्री सेंटीग्रेड समुद्र का पानी गर्म होता है तब जाके उसके लिए कंडीशन बनती है, कौन से एरिया में किधर आता है, वो घूमता क्यों है। इसके अलावा यदि नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या है, उत्तरी ध्रुव में आए तो किधर घूमेगा, नीचे आए तो किधर घूमेगा, ऐसी बहुत सारी बातें हम वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं। तो एक साइक्लोन है जिसका नाम रखा गया है क्या चीज़, सितरांग। बांग्लादेश में लगभग 24 लोगों की डेथ हो चुकी है इसके चलते चलते। A cyclone that left Bangladesh left at least 24 people dead and about 8 million without power across the Delta nation. ऑफिशियल एंड न्यूज़ रिपोर्ट सेट ऑन ट्यूसडे। आप देखोगे 8 मिलियन लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना है 10,000 घर ऐसे हैं जो कि डैमेज हुए हैं एंड मोर देन 6,000 जो हेक्टेयर है ना, उस एरिया की जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। इसके साथ साथ में बहुत सारे जो फिशिंग के प्रोजेक्ट हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ द बांग्लादेश न्यूज़ एजेंसी, उनका कहना है कि 20,000 लोग जो हैं मैरून्ड असहाय फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्लडिंग ट्रिगर्ड बाय टाइडल सर्ज। क्यों आई हैं, किस कारण से ऐसा फील कर रहे हैं, टाइडल बढ़ते ही जा रही हैं, इसी के चलते चलते वो लोग ऐसा फील कर रहे हैं। इस बार जो नाम रखा गया है साइक्लोन का, बोल रखा गया है सिट्रैंग, सीतांग इसमें बोला जा रहा है।